लगातार सरकार बनाएगी, यह हर्ष संघवी ने बताया। और अब जो बारी है वो कांग्रेस की है। जो पिछली बार नहीं कर पाए, क्या इस बार कांग्रेस पार्टी वो करने जा रही है? जो पिछली गलतियां थीं, क्या उनसे सबक लिया है? इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ भरत सिंह सोलंकी साहब जुड़ रहे हैं। हम सर आपको मंच पर आमंत्रित करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका मंच पर। और सोलंकी जी से चर्चा के लिए मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं अपने सहयोगी रोहित रंजन को। कांग्रेस पार्टी जो लगातार सत्ता से बाहर है, संघर्ष विपक्ष के रूप में किया है, क्या उसका प्रतिफल मिलेगा? उससे पहले मैं हिमांशु जी से अनुरोध करूंगा कि सोलंकी साहब का स्वागत करें। और अब चर्चा के लिए इस मंच को मैं रोहित जी आपके हवाले करता हूं। धन्यवाद। शुक्रिया राम। सर माइक ले लीजिए। ऑल सेट सर, कुछ सवाल पूछ लिया जाए अब? तो सर आप हैं तो ऑल सेट ही है। तो ये जैसे राजनीति में तो खैर आप बहुत धुरंधर हैं और यहाँ की राजनीति के तो आप पुराने खिलाड़ी हैं, राजनीति के तो पुराने खिलाड़ी हैं, लेकिन राजनीति में एक बार संन्यास लेके वापसी करना और फिर से अब कांग्रेस को खड़ा करना एक बड़ी चुनौती हो सकती है, और वो भी 27 साल के कड़ी मेहनत के बाद। तो आपने तो वापसी कर ली, कांग्रेस की वापसी का क्या प्लान है? गुजरात की जनता के अच्छे दिन आ रहे हैं, कांग्रेस आ रही है, उसके साथ गुजरात की जनता के दिन भी अच्छे आएंगे 2022 8 दिसंबर को। लेकिन नारा तो सर बीजेपी वालों का उठा लिया, अच्छे दिन लाने वाले। कौन सा वाला? नारा ये अच्छे दिन तो बीजेपी वाले ला रहे थे ना। अच्छे दिन की बात तो पहले से हम करते आए थे, अच्छे दिन कांग्रेस ने ही दिखाए हिंदुस्तान को, जनता को, लोगों को। हाँ, लेकिन नारा बीजेपी का था। नारा कांग्रेस का, बीजेपी तो कब पैदा हुई? आप सोचिए, हमारी 1885 से चलती पार्टी जिसने आज़ादी दिलाई, और राजनीति शुरू हुई 1947 से जब देश आज़ाद हुआ, उसके बाद अच्छे दिन तो शुरू हुए। लेकिन ऐसा क्या हो गया सर कि 27 साल इस सत्ता से दूर रहने के बाद अचानक आप कह रहे हैं कि अब हम जो आ रहे हैं हम ही आ रहे हैं, जबकि आम आदमी वाले झाड़ू लेकर पहुंच गए कि सारा बटोर के तो हम ले जा रहे हैं? देखिए, हर एक को अपनी अपनी बात रखने का अधिकार है। एक बीजेपी को सत्ता में आते आते कितना टाइम लगा वो अलग बात है। जो बातें बीजेपी ने की जनता के सामने, जो वादे किए, तो गुजरात की जनता इतनी भली, प्यारी और इनोसेंट है कि उसने पूरी बातें भारतीय जनता पार्टी की मान ली। दूसरा ये भी रहा कि डेमोक्रेसी में परसेंटेज ऑफ वोट जो होता है तो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़कर 65% 70% तक जाता है। 30% लोग वोट नहीं देते हैं। नहीं देने वाले जो वोट है, मुझे लगता है वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ के और कांग्रेस की तरफ के हैं। तो इस बार हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हम मिनिमम 10% वोट बढ़ाएंगे और वो कांग्रेस की फेवर में आएगा, और जो कमी पिछले चुनाव में रह गई 2017 में, वो कमी को हम पूरा करेंगे। सर आपका बैकग्राउंड जो यहाँ पे लोग जानते हैं नहीं जानते हैं, थोड़ा साझा भी कर दूं। माधव सिंह सोलंकी का नाम कौन नहीं जानता है, और उनका जो रिकॉर्ड था, सबसे ज़्यादा सीट कांग्रेस उस दौर में लेकर आई जी, वो तिलिस्म बीजेपी नहीं तोड़ पाई। वो रिकॉर्ड टूटा भी नहीं इंदिरा जी और राजीव जी के टाइम का। बिल्कुल, तो मैं वही कह रहा हूँ, वो एक तिलिस्म था, उस तिलिस्म को बीजेपी तोड़ने की कोशिश की। लेकिन आज भी अगर वो तिलिस्म था तो वो सिर्फ बीजेपी के लिए नहीं, मुझे लगता है वो कांग्रेस के लिए भी तिलिस्म हो गया। उसके करीब तो पहुंच जाइए सर, ऐसा क्या करेंगे? बीजेपी 149 या 139 तो नहीं पहुंची है, पर 132 का कांग्रेस का 1972 का रिकॉर्ड भी नहीं तोड़ पाई। और इस बार उल्टा हो जाएगा, हम 125 पहुंच जाएंगे, वो 2 डिजिट में रह जाएंगे। इसकी वजह? इसकी वजह कि जनता ने जो प्यार दिया, विश्वास दिया, जो श्रद्धा रखी, यानी और सेवा करने का जो मौका दिया पिछले 5 साल से, तो कोरोना की बात लो, महंगाई की बात लो, बेरोजगारी की बात लो, जनता हर बात में, और समाज का हर वर्ग, युवा, बूढ़े, व्यापारी, किसान,
कोई वर्ग आज भारतीय जनता पार्टी से खुश नहीं है। अच्छा सर, और आप कांग्रेस मानते हैं ना कि 2017 में कांग्रेस ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था? बहुत अच्छा तो इसलिए नहीं कह सकते कि हम सरकार सत्ता में बनाए। नहीं है, लेकिन अच्छे खिलाड़ी के तौर पे तो है। कंपैरेटिवली बेटर किया अगले सालों से। उसका श्रेय किसे देते हैं? उसका श्रेय उस वक्त राहुल गांधी चूंकि फ्रंट पे थे, इसलिए मैं पूछ गुजरात रहा की हूँ। जनता को और राहुल गांधी को, और उस समय बाय एक्सीडेंट आई तो फिर वाज द इतने प्रेसिडेंट ऑफ द इतने पार्टी। अच्छे कैप्टन को फिर इस बार गुजरात में क्यों नहीं उतारे? राहुल जी अभी एक बहुत बड़े मिशन के साथ चल रहे सर, हैं। गुजरात भी तो अब मिशन है। भारत, मेरी बात सुनिए, भारत जोड़ो एक ऐसी बात है कि महात्मा गांधी जब आए अफ्रीका से, मूवमेंट तो आज़ादी के खिलाफ की लड़ाई चल ही रही थी, कांग्रेस भी चला रही थी। उसके पहले 1857 में भी कोशिश की थी अंग्रेजों को निकालने की, पर उस मूवमेंट को जोड़ने के लिए महात्मा जी ने, राष्ट्रपिता ने जो नेतृत्व दिया, हिंदुस्तान की सभी वर्ग, सभी जातियां, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, बंगाल, गुजरात, तमिलनाडु, कश्मीर, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पढ़ा, अनपढ़, किसान, सबको जोड़ा, तो सब जुड़ गए, भारत जुड़ गया, तो अंग्रेजों को उठा के फेंक दिया। अब राहुल जी ये भारत जोड़ो यात्रा का उनका जो मिशन है, नफरत छोड़ो, क्रोध छोड़ो, सबके साथ रहो, और हमारे जो मसले हैं, हमारी महंगाई की बात हो, हमारी बेरोजगारी की बात हो, हमारी इकोनॉमिक क्राइसिस की बात हो, उन सब का सॉल्यूशन वो ये मानते हैं कि पूरा देश एक होकर मिल के कर सकता है, इसलिए वो भारत को जोड़ने के लिए निकले। सर, मैं चूंकि भारत जोड़ो यात्रा पे बहुत ज्यादा आप फोकस कर रहे हैं, मैं नहीं चाह रहा कि उस पे आऊं, क्योंकि उस पे आऊंगा तो बहुत सारे सवाल होंगे भारत जोड़ो के साथ। सवाल कीजिए, मैं जवाब देने के लिए तो यहाँ आया हूँ आपके पास। ठीक है सर, तो फिर चलिए बढ़ते हैं। फिर भारत जोड़ो यात्रा में चुनावी राज्य भी तो आएंगे ना, उनको भी तो जोड़ना है। राहुल गांधी अगर आपके चेहरे के तौर पर हैं, क्योंकि अगर बीजेपी वाले सीधे कहते हैं कि हमारे लिए अमित शाह, नरेंद्र मोदी, ये दो चेहरे हैं, इन दोनों चेहरों के साथ आगे बढ़ रहे हैं, तो आपके लिए भी तो राहुल गांधी है। उस चेहरे को उतारने में डर रहे हैं, हिचक रहे हैं, संशय है, सवाल है, किसी तरह का भ्रम है, ऐसी कोई स्थिति है? आपने बहुत सारी बातें कर दी, मैं छोटी बात में आपकी बात का जवाब दे दूंगा। राहुल जी ने स्पष्ट कहा है कि भारत जोड़ो यात्रा का केंद्र बिंदु गुजराती है। गुजराती राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने जो बातें भारत जोड़ो की रखी आज़ादी की लड़ाई टाइम में, उसी बात को लेके, उसी मोटिवेशन से, उन्हीं की प्रेरणा लेके ये भारत जोड़ो, मतलब पूरी भारत जोड़ो का केंद्र बिंदु गुजरात है, और वो विचारधारा के साथ ये भारत जोड़ो यात्रा शुरू है। आप कहेंगे कि क्यों गुजरात नहीं ला रहे? ये यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर तक जा रही है, बंगाल नहीं जा रही है, उड़ीसा नहीं जा रही है, आसाम नहीं जा रही है, नॉर्थ ईस्ट नहीं जा रही है, लेकिन केंद्र बिंदु गुजरात है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी है, भारत जोड़ो है। जोड़ के इस देश के जो मसले हैं, प्रॉब्लम्स है, उसको साथ मिलकर सॉल्व करने के लिए दया, करुणा, प्रेम से, क्रोध, हिंसा, अदर थिंग, मतलब आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए लगे हुए हैं, और यही उनका मैसेज भी है कि गुजरात की भी समस्या जो जनता की है, तो ये समस्या तो फिर कांग्रेस की भी है। अगर वो समस्या सॉल्व करने की बात आप कर रहे हैं, तो मुझे लगता है राजस्थान में जो समस्या है फिलहाल आपके दो बड़े चेहरों में, अशोक गहलोत और पायलट साहब में, तो ये भी दूर कर लेंगे ना फिर, इसलिए राजस्थान पहुंच रहे हैं। राजस्थान में दिक्कत जो हमारी पार्टी डेमोक्रेटिक है। सर, गद्दार बोल देना। आप मुझे बोलने देंगे, आप ही बोलते रहेंगे, हम सुनते रहेंगे, सामने भी बोलिए सर, बोलिए सर। कहने का मतलब ये है, हमारी पार्टी डेमोक्रेटिक होने की वजह से डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, और आज़ादी के पहले भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे और हमारे लीडर्स थे, वो डिफरेंसेस हमारे चलते रहते थे। अब पॉलिटिकल पावर में कुछ बातें, मान लीजिए कि दो व्यक्ति एक दूसरे से सहमत न हो, तो उसका रास्ता भी निकलेगा, निकल रहा है, निकल जाएगा। सवाल ये कोई वो डिक्टेटोरियल पार्टी नहीं है। यहाँ तो आनंदीबेन को उठा के फेंक दिया, फिर विजय भाई रूपाणी को ले आए, फिर उनको उठा के फेंक दिया, अब भूपेंद्र भाई को ले आए, तो क्यों निकाला? भ्रष्ट थे, करप्ट थे, काम नहीं करते थे, एडमिनिस्ट्रेशन नहीं आता था, या तो जनता में अप्रिय हो गए, और उसके अलावा जनता की भलाई के लिए निकाला या पार्टी की सरकार बचाने के लिए निकाला। तो अब सरकार, अब नितिन भाई को भी निकाला, जो रूट्स से आए, आरएसएस से आए, जिन्होंने जिंदगी भर मेहनत की, उन लोगों को, ये पार्टी में, वो पार्टी में डेमोक्रेसी नहीं है, इसलिए चलता है, ऐसा चलता ही रहेगा। अभी टिकटें भी नहीं दी,
ऐसा जो हाल किया है हमारी पार्टी में, आप जो कहते हैं कि डिफरेंस है, जरूर है, पहले भी था, आज भी है, कल भी हो सकता है, लेकिन हमारी लड़ाई जनता के भले के लिए होगी, ये जनता को भूल के करते हैं, ये हमारा दोनों पार्टी का डिफरेंस है। लेकिन 2017 में जो आपके चेहरे थे और 2022 आते आते लगभग 20 विधायक ऐसे हैं जो आपसे अलग हो गए, तो क्या ये डिफरेंसेस आप पे भारी नहीं पड़ रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ह्यूमन वीकनेसेस जो हैं, काम, क्रोध, ईर्ष्या, लालच, लोभ, डर, भय, उससे राजनीति करती है। हम महावीर, बुद्ध, कृष्ण, यीशु ख्रिस्त, इन सबको जोड़ के दया, करुणा, प्रेम से काम करते हैं। सत्ता में आए, सत्ता में न आए, 27 साल में आपने कभी ये नहीं सुना होगा कि कांग्रेस ने कोई वायोलेंट या तूफान या ऐसी कोई कामगिरी को हो जिससे गुजरात की प्रतिष्ठा को मानहानि, नुकसान हो। सवाल आगे ये आता है कि कुछ लोग छोड़ के गए, उनकी वीकनेस होगी, कोई आइडियोलॉजिकल फीलिंग से गया हो, कोई विचारधारा के हिसाब से गया हो, कोई काम की वजह से गया हो। मुझे मान लीजिए फील हुआ कि मुझे पार्टी में इंपॉर्टेंस नहीं मिल रहा है, वो उसलिए गया हो। बीजेपी को बहुमत होने के बावजूद तोड़ते रहे, यहाँ तोड़ा, मध्य प्रदेश में सरकार तोड़ी, कर्नाटक में तोड़ी, नॉर्थ ईस्ट में तोड़ी, ये तोड़ने मरोड़ने का काम करते आए हैं, करते रहेंगे। हमारा काम जोड़ना है, हम विचारधारा के साथ करना है, इसलिए भारत जोड़ो यात्रा राहुल जी कर रहे हैं। ये जी का मंच है सर, सुबह से कई सारे मेहमान आए, बीजेपी के भी कई बड़े चेहरे भी आए। सबने एक आरोप आपके ऊपर लगाया, आपकी पार्टी के ऊपर लगाया कि चुनाव के वक्त में आपकी पार्टी और आपके चेहरे राहुल गांधी जितने हैं ये सब टेम्पल रन करते हैं। क्या टेम्पल रन करते हैं, मंदिर पहुंचते हैं? क्या बस ये चुनाव वोट के लिए टेम्पल, मंदिर जाके घंटी बजा देना? देखिए, हम मंदिर में राहुल जी को ले गए तो इससे कोई बुरा, तो उनको बुरा लगता तो उनको बुरा लगा, आपको क्यों बुरा लग रहा है? आप मेरी बुराई की बात कर रहे हैं? हम तो टेम्पल ले गए। अच्छा, आपने देर आए दुरुस्त आए, पहले नहीं जाते थे, अभी जा रहे, अभी और जाएंगे, तो अच्छी बात है, और दिल में रखते थे। अब आपने बोला दिल दिखा के हो, दिल खोल के बताओ, तो हमने दिल खोल के दिखाया। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी कुछ करते हैं तो भी दिक्कत बीजेपी वालों को महसूस हो रहा है, और कुछ नहीं कर रहे हैं तो भी परेशानी हो रही है? अरे राहुल जी पैदल इतना लंबा चलते हैं सुबह 6 बजे उठ के, तो उनके शूज़ कौन से हैं, उनका टी शर्ट कौन सा है, उन्होंने कौन से कपड़े पहने हैं, उनकी दाढ़ी सफ़ेद और काली क्यों है, ये राजनीति करते हैं ये लोग। उनके क्या विचार है, क्यों निकले, उनको कौन मिलता है, क्या प्रश्न लेके आते हैं। सरकार नहीं है तो भी लोग उनको आके बेरोजगारी, आरोग्य, कितने मसले की बात और पूरे देश के लोग करते हैं। आप तो सत्ता में बैठे हैं, आपको तो सॉल्व करना है, आप तो ये बात सुन के भी करना चाहिए। वो जहांगीर न्याय देता था, वो बेल दबाओ, वो ऊपर से आ जाता था सुनते, ये तो सुनते भी न किसान की सुनते, न यूथ की सुनते, न बेरोजगारी की सुनते, और क्या क्या मसले, क्या क्या बातें, क्या क्या वचन दिए थे। हमसे ज़्यादा तो आप जानते हैं, क्योंकि पब्लिसिटी सबसे ज़्यादा आपने की थी उनकी, उनको जिताने के लिए। तो मुझे फिर एक बात और बता दीजिए सर, अगर हमने उनके जिताने के लिए पब्लिसिटी कर दी, तो फिर ये अरविंद केजरीवाल की जो पूरी टीम अभी गुजरात में बैठी हुई है, वो तो कह रही है कि भाई हम जीत रहे, कांग्रेस को तो वोट देके वोट ही बर्बाद मत करो। फिर वो किस दावे पे कह रहे हैं? देखिए, हमारे गुजराती में एक कहावत है, इन सब ने तो सुना है, दला तरवाड़ी। दला तरवाड़ी की बात अब छोटे बच्चे थे तब हम पढ़ते थे, तो दला तरवाड़ी ऐसे ही बोलते थे, ये खेत में कितनी सब्जी है, बोले ले तू 2-4, लेने वाला भी वो, देने वाला भी वो, तो देता रहता है। तो अरविंद केजरीवाल, क्या उसका एडमिनिस्ट्रेशन है दिल्ली, उसके बाद आपने पंजाब में शुरू करके देख लिया होगा, कहते हैं आम आदमी पार्टी पर है, अमीर की पार्टी, और उसके अलावा एंटी नेशनल खालिस्तान, उसके सपोर्टर से अपनी पार्टी का सपोर्ट ले रहे हैं। महात्मा गांधी, जो गुजरात के, जो आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी भारत जोड़ो में महात्मा गांधी की प्रेरणा से, गुजराती की प्रेरणा से इतनी बड़ी यात्रा कर रहे हैं, और वो आदमी महात्मा गांधी हमारे गुजरात का, पूरे देश का, पूरे विश्व का, जिसका अहिंसा दिन मनाया जाता है, उसके फोटो गवर्नमेंट ऑफिस, एक फोटो और लगाना, 4 तेरे लगा ले, पर महात्मा गांधी का क्यों निकालता है, गुजरात का अपमान करता है तू। और महात्मा गांधी का तो किया, सरदार वल्लभ भाई पटेल जिसने देश को जोड़ा, तो आप तो तोड़ने वाले, खालिस्तान बनाने वाले लोगों के साथ भी है।
तो ये बातें मुझे लगता है, और क्या क्या बातें कहते हैं, जिसका एक भी एमएलए चुनने वाला नहीं हो वो कहता मैं सरकार बना दूंगा। ये गुजरात में 2 पार्टी रहेगी, कांग्रेस नंबर 1, दूसरे नंबर पर बीजेपी आएगी। चलो, मतलब ये तय हो चुका है कि कांग्रेस नंबर 1 और बीजेपी दूसरे नंबर पर, आम आदमी को नहीं गिनना है। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि मत गिनो, लेकिन हमने जो चीज़ें रखी, हम कह रहे हैं कि मुफ्त बिजली देंगे, वो आप कहने लगे। हम जो रास्ते पे बता रहे हैं, उस दिशा दिखा रहे हैं, आप वहाँ पे गाड़ी लेके दौड़ने लगे। इसलिए कह रहे हैं कि उन्होंने हमारा द्वारका डिक्लेरेशन सुना नहीं। जब हम द्वारका में मिले मंथन करने के लिए कि काफ़ी समय से हम सत्ता से बाहर है, वो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन गुजरात की जनता की जो परेशानी है उसका क्या सॉल्यूशन होना चाहिए। तो हमारा द्वारका में जो सम्मेलन हुआ, हमारे 300 लीडर मिले और उसमें राहुल जी भी आए, सबने सब विषयों पर बड़ी गहराई से चर्चा करके कुछ डिसीजन लिए। इसमें ये सब बात आ जाती है। आपको चेक करना हो तो हमारा द्वारका डिक्लेरेशन चेक कर ले, वो हमारी कॉपी करते, हम कॉपी मास्टर कभी नहीं है। अच्छा, आज जब से मैं कांग्रेस के मेहमानों से बात कर रहा हूँ, एक बात मुझे बड़ी अच्छी लगी कि आज आप हर मंच से, कांग्रेस का हर एक नेता ये बोल रहा है बेरोजगारी के ऊपर बीजेपी बात नहीं करती है, महंगाई के ऊपर बीजेपी बात नहीं करती है। ये तो सुनने का हर कोई बैठा था, लेकिन चुनाव में इन मुद्दों के बावजूद भी यूपी बीजेपी जीत जाती है, दूसरे राज्यों में बीजेपी जीत जाती है, और ये इल्ज़ाम लगता है कि विपक्ष इसे मुद्दा बना ही नहीं पाती है, क्योंकि आप उलझ जाते हैं, वीर सावरकर किसका नौकर, इस पे उलझ जाते हैं। क्या यही वजह है कि आप बीजेपी के पिच तैयार किए होते हैं और उस पर आके आप खेलने लगते हैं? आपने बहुत अच्छे मुद्दे पर ले आए कि डेमोक्रेसी में चुनाव जीतना, चाहे ये देश में हो दुनिया के किसी भी देश में, डेमोक्रेसी में नंबर गेम है। मेजोरिटी कैसे लानी, उसकी 1 2 3 4 ऐसे नहीं, बहुत सारी वजह होती है। एक तो डिवीजन ऑफ वोट हो जाए, वो कराने के लिए ही तो भारतीय जनता पार्टी आपको ले आई गुजरात में। हिमाचल में निकल गए, खिसक गए, क्योंकि वो समझ गए कि यहाँ वहाँ कुछ होने वाला नहीं है। यहाँ ओवैसी को भी कौन ले आया, तो बीजेपी ले आई, उनके बड़े बड़े दिग्गज ने कनेक्टिविटी कर ली उनके साथ। दूसरी पार्टियों इसलिए कि कांग्रेस का वोट शेयर कुछ न कुछ करके तोड़ो और फिर कुछ न कुछ करके सत्ता पर आओ, नंबर 1। दूसरा, मैंने कहा कि रोमा रोला आप जानते हैं, उसने कहा कि दुनिया की बुराई के लिए सिर्फ बुरा करने वाले लोग जिम्मेदार नहीं हैं, जो अच्छे लोग हैं, जो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, उसी की वजह से जो 30% वोटर्स जो वोट नहीं देते हैं, वो डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन नहीं कर पा रहे। गुजरात में इस बार वोटिंग बढ़ा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार गई, ये बात निश्चित है। इनका ये भी कहना है कि आप जो है फ्रंट से आके बात नहीं करना चाहते हैं, मुद्दा कुछ भी हो, जैसे मोरबी के हादसे पर लेकर सवाल अब आप पूछना शुरू करते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि मोरबी पे ये घुमा रहे हैं, जबकि हमने तो काम किया। वो कहते हैं कोविड को लेकर पूरी दुनिया में हमारे देश की पॉलिसीज की तारीफ होती है, आपसे बरगला रहे हैं, भ्रम में रख रहे हैं। तो है सच क्या है, मतलब क्या सच है जो आप दिखा रहे हैं या जो बीजेपी दिखा रही है? कोविड के बारे में अगर भारतीय जनता पार्टी गर्व से कहती है कि हमने अच्छा काम किया, तो उन 3 लाख परिवारों और उनके स्वजनों को जाके पूछे और मिले कि उन्होंने क्या क्या सहन किया, फाइनेंशियल, मेंटल, इमोशनल, अपने परिवार के स्वजनों ने जो गुमाया। एक बात छोटी सी कह दूं, इन सब की दुआ, परमात्मा की दुआ से 101 दिन हॉस्पिटल में रहने के बाद भी आज आपके बीच में वापस आया हूँ इन संजोगों में। आई एम सो हैप्पी अबाउट द पीपल, डॉक्टर्स, वो। लेकिन जो काम दूसरे स्टेट में, राजस्थान में हमारी सरकार है, वहाँ कोरोना में जो काम हुआ, जिसकी तारीफ आपके प्राइम मिनिस्टर ने की कि सबसे अच्छा काम राजस्थान की कांग्रेस गवर्नमेंट ने किया है। यहाँ हो सकता था, दिस इज एडवांस स्टेट, नंबर 1 स्टेट हर तरह से, बट एडवांस इन टर्म्स ऑफ 5 मूडीपतियों के लिए, मिडिल क्लास के लिए नहीं, वीकर सेक्शन के लिए नहीं। तो सचमुच में अच्छा काम हो तो सरकार क्यों बदल दी? विजय भाई रूपाणी को 5 साल के काम के बाद विजयोत्सव और उनका सम्मान करने वाले थे, और अचानक उनको पता चला कि आपको खारिज कर दिया, आपको निकाला गया, आपको बिल्कुल बेदखल कर दिया। आप अच्छा काम किया हो तो मतलब ये जवाब जनता भी जानती है और आप भी अच्छी तरह जानते हैं। अच्छा, एक सवाल मैं आपसे जुड़ा पूछना चाह रहा हूँ, चूंकि ये मेरी पर्सनल दिलचस्पी है कि मैं जरा आपको और समझूं और शायद मेरी वजह से और भी लोग जाने, क्योंकि एक वक्त ऐसा था और अभी भी मैं मानता हूँ कि आप एक मास लीडर के तौर पे जाने जाते थे,
और एक समय अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये भी माना जाता था कि अगर कांग्रेस का कोई मुख्यमंत्री का चेहरा हो सकता है तो आप, ये गलत तो नहीं है, ये तो थी आपकी हस्ती। आज की तारीख में आप किस किरदार में अपने आप को देखते हैं? देखिए, कांग्रेस जिस ट्रेडिशन से काम करती है, तो हमारे विधायक चुने जाने के बाद उससे चर्चा होती है, हमारे ऑब्जर्वर आते हैं, बात करते हैं, फिर उसमें से निकाल के जो बात निकलती है फिर उसको एंडोर्स करके मुख्यमंत्री तय कर किया जाता है। पक्का? ऐसे ही नहीं, राजस्थान में असंतुष्टि दिख जाती है ना इस प्रोसेस पे, इसलिए मैंने पूछा सर। देखिए, हमारी पहली तो डेमोक्रेटिक पार्टी है, हाँ। बीजेपी की तरह ठोक देने की बात तो है ही नहीं कांग्रेस में। तो चाहे राजस्थान हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे बदलाव आया हो, चाहे आज़ादी के बाद हो, 70s में आया हो, 80s में आया हो, बहुत सारी बातें आई हो। मुझे किसी ने ये कहा कि आपके पिताजी के टाइम में ये खाम ले आए, ये खाम की वजह से ऐसा हो गया। लोग ये हमें ये जवाब देना है कि जो खाम की बात कर रहे हैं तो खाम का मतलब क्या है, तो सबको जोड़ना था। तो इसीलिए गुजरात की जनता ने 149, मतलब जनता ने आशीर्वाद दिया, तब 149 सीट्स आई। अच्छा, तो मतलब जनता का डिसीजन था कि लोगों को जोड़ने का। एक सवाल और भी था, ये आपको बता दूं, अनुराग ठाकुर साहब सुबह यहाँ पर थे और उनसे जब बातचीत हो रही थी इसी मंच पर, तो उन्होंने कहा कि पिछले 27 सालों से आप देखिए गुजरात में कोई दंगा नहीं हुआ, उससे पहले जिसकी शासनकाल की बात हुई, जाहिर सी बात है आपकी बात, हर साल दंगे होते थे। तो मतलब अगर कांग्रेस आती है तो फिर से गुजरात में दंगे होंगे? देखिए, दंगा करवाने वाला, हमारे में एक कहावत है कि चोरी रोकी हो तो चोर ने कोतवाल बनाई दो। मतलब जो कराने वाला था वो आ गया तो क्यों? क्योंकि सत्ता लेने के लिए तो वो दंगे करवाते थे। ये तो जानी मानी बात है, इतिहास पढ़ ले। आज़ादी की लड़ाई के पहले अंग्रेज़ों के टाइम में जो नहीं होता था वो शुरू किसने करवाया था, उसके बाद की स्थिति में क्या कराया। और इस बार आप देखिए कि कांग्रेस विपक्ष में होते हुए भी इतने सारे मसले हैं, पावर के, इलेक्ट्रिसिटी के, महंगाई के, गैस के दाम के, फिर भी कांग्रेस उसका आंदोलन शांतिपूर्वक करती आई है और कर रही है। नहीं सर, ये थोड़ा सा इत्तेफाक मैं नहीं रख पा रहा। आप शांतिपूर्वक इतने शांत हो जाते हैं कि किसी को ना सुनाई दे पाता है ना दिख पाता है, तो फिर ऐसे आंदोलन का मतलब क्या? लेकिन ईडी अगर बुलाती है पूछताछ के लिए तो आपका शांतिपूर्ण प्रदर्शन सड़कों पर हंगामा करते हुए, गाड़ियों को जलाते हुए दिख जाता है। तो शांतिपूर्ण आपके नजरिए से कौन है, वो समझा दीजिए। देखिए, ये चुनाव में बहुत कम दिन बाकी रह गए हैं। 1 दिसंबर को साउथ और सौराष्ट्र का चुनाव हो जाएगा, 5 को सेंट्रल और नॉर्थ का हो जाएगा। जो अंडर करंट है, द साइलेंट मेजॉरिटी, जो आप साइलेंट की बात कर रहे हैं, चाहे हमने जुलूस निकाला, धरना किया महंगाई के लिए, 100 रुपये पेट्रोल का या गैस के बॉटल का, तो ऐसा नहीं लगा हो कि बहुत सारी भीड़ आ गई कि नहीं। पर वो लोग 8 दिसंबर को भारतीय जनता पार्टी को कड़ा जवाब देने वाली है। ये तो ठीक है सर, ये तो आप, मैं तो चाहूंगा कि आप जिस पार्टी से जुड़े हैं आप अपनी पार्टी की जीत की बात कीजिए, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। बट मैं तो वो सवाल पूछ रहा था ना सर, शांति वाला जो प्रदर्शन था, देखिए वो शांति वाला प्रदर्शन सर ईडी के दफ्तर के बाहर वाला शांति था, शांति वाली बात कर रहे हैं आप, या फिर वो शांति जो कहीं नजर ही नहीं आई? मैं आप कहूँगा तो आप मानेंगे, फिर भी मैं कहूँगा आपसे, ये भारतीय जनता पार्टी वाले इतने होशियार, इतने मतलब ऐसे हैं कि अपने लोग घुसा के ऐसा तूफान करा के भी कांग्रेस का नाम ले लेंगे, कराने वाले भी होंगे और नाम भी कांग्रेस का दिलवा देंगे। सर मतलब वहाँ सड़क पे सर दिग्विजय सिंह बैठे थे, वो तो बीजेपी वाले थोड़ा ही ना है। सड़क पर बैठने वाले, सड़क पे बैठे हुए आपके कांग्रेस के नेता सब थे, वो ऐसा थोड़ा ही ना कि वो। और आपने देखा होगा कि राहुल गांधी जी ने ऐसा कोई भी वाकसा हो, पहले भी कहीं कोई हुआ हो, हमेशा उसका खंडन किया है, हिंसा का उन्होंने खंडन किया है। नहीं, मैं मान रहा हूं सर, मैं इस बात को बिल्कुल डिनाई नहीं कर रहा, लेकिन शांतिपूर्ण प्रदर्शन कौन सा था? ईडी के दफ्तर के बाहर वाला, या फिर ये शांतिपूर्ण प्रदर्शन जो किसी को पता भी नहीं चलता कि आप महंगाई के मुद्दे पर कुछ बोलना चाह रहे हैं? शांतिपूर्ण कौन सा था? ईडी के मुद्दे पर जिसकी जो कि कुछ भी आपने देखा सुना, जो नहीं, वो सबने देखा, सबने देखा, आपकी बात मान के ही बोलता हूं मैं। पर उसमें राहुल जी, प्रियंका जी, सोनिया जी, कांग्रेस पार्टी इन बातों का खंडन करती है। मतलब वो हंगामा हो रहा था, आप ये कह रहे हैं? नहीं, खंडन तो तभी होगा ना जब हंगामा होगा। जो हुआ तो वो खंडन तभी हुआ ना सर, हंगामा हुआ।
जैसा आप कह रहे हैं, नहीं नहीं, मैंने आपने भी देखा ना सर, जो आप नहीं गए थे दिल्ली? मेरा ये कहना है, हिंसा के पक्ष में कांग्रेस पार्टी नहीं है। हाँ, मैं भी कह रहा हूं सर, मैं तो राहुल कह रहा हूं गांधी नहीं अहिंसा है, परमो धर्मो की कांग्रेस नीति की रही, नेतागिरी नहीं। अहिंसा परमो धर्मो की नीति रही, हमेशा आप उसके साथ रहे, अच्छी बात है सर। बट मैं तो वही समझना चाह रहा हूँ, वहां पे सर क्या था, मतलब वो प्रदर्शन ज्यादा एग्रेसिवली इसलिए दिखाया गया क्योंकि वहां सामने राहुल गांधी थे, सोनिया गांधी थे, या फिर ये प्रदर्शन इसलिए नहीं दिख पाया जो बेरोजगारी और महंगाई के खिलाफ था क्योंकि वहां पे जनता के लिए प्रदर्शन था? तो आपका कहने का मतलब ये है कि वो जो हुआ वो ठीक हुआ, मैं तो महंगाई ठीक और के लिए गलत भी कह ही नहीं ऐसा रहा ही सर, करना चाहिए, मैं तो पूछ रहा और हूं। करप्शन के लिए भी ऐसा ही करना चाहिए, बिल्कुल नहीं, अगर आप बेरोजगारी के उसका लिए भी खंडन कर रहे हैं तो आपको मैं करना- शांतिपूर्ण प्रदर्शन जानना चाह रहा हूं किस तरीके का होता है। कुछ लोग, मैं आप जानते होंगे कि पॉलिटिकल सिनेरियो में कुछ लोग घुस जाते हैं, जब रायट्स होते हैं, जब कोई नेचुरल कैलेमिटी होती है, तो हम जानते हैं कि इवन कोरोना हो, ऐसी बातों में तो डिसग्रंटेड एलिमेंट जो पार्ट लेते हैं, जिसका हम सभी लोग खंडन करते हैं, ये ठीक नहीं है। चलिए ठीक है सर, मैं इस सवाल से थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूं। विपक्ष की भूमिका निभाकर आपके ऊपर एक ठप्पा लगा दिया बीजेपी वालों ने, कह कर कि ये विपक्ष की भूमिका को भी नहीं समझ पाए कि क्या होता है। यानी उनका ये मानना था कि अगर वो आपकी सरकार थी, महंगाई बढ़ी तो गैस का सिलेंडर लेकर खड़े हो जाते थे, प्याज के माले के साथ दिखने लगते थे। तो क्या ये वो बताना चाह रहे थे कि आपको प्रदर्शन करना भी नहीं आता, नाराजगी जतानी भी नहीं आती, जनता की आवाज कैसे बुलंद की जाए ये भी नहीं आती? मान लीजिए हम प्रदर्शन भी करते हैं, हम धरना भी करते हैं, हम रैली भी करते हैं, वो भाजपा की बात आप दिखाते थे, हमारी बात आप नहीं दिखा रहे हैं। ये तो फिर आप अभी तो आपके लिए तो पूरा मंच है, ताली बजाने वाले भी आपको देखिए सुन के ताली बजा रहे हैं, और मैं तो कह रहा हूं मंच, माइक, सब कुछ आपका लाइव पे आप हैं, इससे ज्यादा खुल के मंच क्या होगा सर? आप दिख भी रहे, आप बोल भी रहे, आप सुने भी जा रहे, कौन नहीं सुन पा रहा? सब सुन रहा है, बोलिए ना सर। आपने अच्छी शुरुआत करी, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए शुरू तो कर लिया सर, अब आप भी बता दीजिए फिर शुरुआत के साथ विपक्ष कहां कमजोर रह गया? देखिए, हमने तो अपने कार्यकर्ताओं को ये समझाया कि हम धरना करते हैं, विरोध करते हैं, आक्रोश व्यक्त करते हैं, तो अच्छी बात है, पर इसका उपाय क्या है? उपाय परिवर्तन लाना है, सरकार बदलनी है और जनता का आशीर्वाद लेना है, उनके पास जाना है, उनके पास जाके हमको जिस तरह से पहले जैसे हम, आपको याद होगा कि लोकल बॉडीज इलेक्शंस में जब 2015 के बाद मुझे अध्यक्ष बनाया तो हमने स्वीप कर लिया पोल, हमने कम पैसे से, पर हमारे कार्यकर्ता लग गए। हमने बोला इसका जवाब जनता को सचमुच में मदद करना चाहते हैं हम, अगर महंगाई कम करना चाहते हैं, तो जिस तरह राहुल जी भारत जोड़ो यात्रा में निकले हैं, भारत जोड़ो, गुजरात जोड़ो, अपने आप ये मसले हल हो जाएंगे। अच्छा सर, एक बात मैं बहुत सीरियसली पूछना चाह रहा हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप भी सीरियसली ही बता देंगे, क्या वाकई आप लोग, कांग्रेस वाले लोग, आम आदमी पार्टी को सीरियस ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, या फिर इतना सीरियस ले चुके हैं कि आप दिखा रहे हैं कि हम उनको सीरियसली ले ही नहीं रहे हैं? हम आम आदमी, पहले तो गुजरात में 2 पार्टी सिस्टम है, बहुत सारे लीडर आके गए, दिग्गज लीडरों का नाम सुना है आपने, चिमनभाई पटेल, उन्होंने किमलोप बनाया था, केशुभाई पटेल, सर माइक थोड़ा सा ऊपर कर लीजिए। हाँ। केशुभाई पटेल ने बनाया था पार्टी, शंकर सिंह जी वाघेला ने पार्टी बनाई थी, पर यहाँ थर्ड पार्टी हाँ दिखेगा, क्योंकि जितना पैसा डालोगे, जितना पब्लिसिटी करोगे, जितना मार्केटिंग करोगे, तब दिखेगा। पर गुजरात की जनता बहुत सयानी है, हम गुजराती में कहते हैं यानी कोठा सूझ, मतलब इंटरनल अंडरस्टैंडिंग एंड विजडम इतना बढ़िया है, वो तीसरी पार्टी को अलाउ तक नहीं करते। थोड़े छूट मूट परसेंटेज ऑफ वोट आप गिन सकते हैं, ले सकते हैं, बट ऑन लास्ट मोमेंट 1 और 5 तारीख को कांग्रेस का समर्थन, आशीर्वाद जनता गुजरात की करेगी। अच्छा, इससे पहले एक उम्मीद कर सकते हैं कि राहुल गांधी शायद वोटिंग से पहले एक बारी आप लोगों के मनोबल को बढ़ाने, आप लोगों का हौसला अफजाई करने के लिए एक बार आएंगे यहाँ पे आप लोगों के बीच में? आप अच्छी बात कर रहे हैं, आप भी हमारा हौसला और मनोबल बढ़ा ही रहे इन लोगों के साथ बीच बैठ के। चलिए, भ्रम तो दूर हो रहा है, भ्रम तो दूर हो रहा है, कम से कम परतें हटनी चाहिए। नहीं, ऐसी शुरुआत करते रहिए, देखिए पूरा हम ये तो हर बार गुजरात मंच दे रहे हैं सर। गुजरात तो बदलेगा, पूरा देश बदलेगा, ऊपर देश की सरकार भी बदलेगी। पर राहुल जी, हमने कहा है कि नॉर्थ गुजरात और सेंट्रल गुजरात में फिर से आए, कांग्रेस कार्यकर्ता का मनोबल बढ़ाए, ये तो अच्छी बात कही, पर गुजरात की जनता के बारे में
उन्होंने जो हमारे 11 डिसीजंस लिए हैं डिस्कशन के बाद, जो मुद्दे उन्होंने अहमदाबाद रिवर फ्रंट पर रखे, उसके बाद रखे, और उसके बाद जो ये भारत जोड़ो यात्रा में उन बातों को ले रहे, उसके लिए गुजरात की जनता अच्छा, का समर्थन मैं के लिए बीच में रोक रहा हूँ, माफी चाहूंगा, क्योंकि अभी आपने एक जो लाइन बोली ना, मैं थोड़ा सा उसमें अटक गया। आपने कहा कि राहुल गांधी ने 11 जो फैसले हमारे लिए लिए हैं, मैं ये नहीं समझ पाया। राहुल गांधी आपके पार्टी का चेहरा हो सकते हैं, वो बतौर सांसद हैं, आपके पार्टी में अध्यक्ष तो खड़गे साहब बने हैं, उससे पहले सोनिया गांधी थी, तो फिर वो किस अधिकार से फैसला लेते हैं? जब वो आए, खड़गे जी जब अध्यक्ष बने, उससे पहले भी राहुल गांधी अध्यक्ष नहीं थे? उसके पहले रिवर फ्रंट पर हमारे फैसले हो चुके थे, और उसके पहले द्वारका डिक्लेरेशन में भी राहुल जी आए थे, तब मेजोरिटी ऑफ बातें तय हो चुकी थी। खड़गे जी के आने के बाद अशोक जी ने आके हमारा इलेक्शन मैनिफेस्टो डिक्लेयर। मैं फिर से पूछ रहा हूँ सर, आपकी पार्टी में अभी आपने कहा लोकतांत्रिक पद्धति चलती है, प्रक्रिया चलती है, और लोकतांत्रिक प्रक्रिया और पद्धति को देखने के लिए हमने देखा कि वहां पर चुनाव हुआ जहां पर मल्लिकार्जुन खड़गे जीतते हैं जी, इस बात को मान लिया हमने। उसके बाद वो आपकी पार्टी के अध्यक्ष बन जाते हैं। राहुल गांधी उससे पहले भी अध्यक्ष नहीं थे, अब भी अध्यक्ष नहीं थे। जब आप ये बात कह रहे थे कि राहुल गांधी ने 11 तय कर लिया, राहुल गांधी बतौर सांसद कांग्रेस के एक चेहरा क्या और कैसे तय कर लेते हैं, और उसको आप लोग कैसे मान लेते हो? फिर वो लोकतंत्र कैसे हो गया? देखिए, आपको ये याद होना चाहिए हिंदुस्तान की हिस्ट्री। जवाहरलाल नेहरू जैसे बड़े दिग्गज नेता देश के प्राइम मिनिस्टर थे, जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में बहुत सारे साल अपने यूथ के जेल में बिता दिए। वो भावनगर अधिवेशन में आए थे, तो भावनगर अधिवेशन में प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू थे, ढेबर भाई अध्यक्ष थे, तो ढेबर भाई बैठे हुए थे। हमारे यहाँ डेमोक्रेटिक सिस्टम में सर वो पीएम थे, अभी आप भी बोल रहे हैं वो प्रधानमंत्री थे। राहुल गांधी सांसद हैं। मैं फिर सवाल के मूल पे आ रहा हूं सर। राहुल गांधी सांसद हैं, आप भी रह चुके हैं सर केंद्र में। राहुल गांधी सांसद हैं, एक सांसद आपका चेहरा हो सकता है, लेकिन पार्टी में कोई लाइन कैसे तय कर सकता है? देखिए, राहुल जी हमारे नेता भी है, पूर्व अध्यक्ष, यही तो मौका मिल जाता है। मैं वही बात आ रहा हूँ, आप ही की बात का जवाब दे रहा हूँ कि वो पूर्व अध्यक्ष भी रहे, हम और हमारे सभी नेतागण इंक्लूडिंग मल्लिकार्जुन खड़गे जी, वो भी उनको मानते हैं। वो तो उनकी पर्सनल चॉइस है कि वो उनको रिस्पेक्ट देते हैं। नहीं सर, ये अच्छी बात है। वही बात है। तो हमारी पार्टी में ये सिस्टम सम्मान देने का, मान लीजिए सोनिया जी अभी अध्यक्ष नहीं है, तो भी मल्लिकार्जुन खड़गे उनका उतना ही सम्मान करते हैं और करेंगे। और डिसीजन मेकिंग में भी, क्योंकि लोगों की पॉपुलैरिटी है, संगठन का हेड एक बात है और पब्लिक का लीडर वो एक बहुत बड़ी बात है। चलिए, मैं मान लेता हूं कि आप जो कहना चाह रहे हैं उस बात को मैं अच्छे से समझ लूं कि ठीक है, वो मिलकर फैसला लिया गया। लेकिन क्या अब के फैसले, जैसे आप कह रहे हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे ले रहे हैं और बीजेपी कह रही है कि ये तो रिमोट वाले अध्यक्ष बने हैं, तो यानी आपके जवाब में जो क्लियरिटी आने में इतना वक्त लग गया, तो बीजेपी को इतने देर में तो मौका मिल गया होगा कि जो हम कह रहे थे वो सही साबित हो गया। देखिए, गुजरात इतना प्रोग्रेसिव स्टेट होने के बावजूद, चाहे आनंदीबेन हो, चाहे विजय रूपाणी हो, चाहे आज भूपेंद्र भाई पटेल हो, क्या रिमोट से चलते हैं या सीआर पाटिल से चलते हैं या किसी से चलते हैं कि नहीं, वो जनता भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। नहीं सर, 27 साल से जनता जान रही थी ना, इसलिए पूछ रहा हूं। अब जनता को बताना होगा, जनता क्या जानती वो तो भूल जाना होगा, अब जनता को बताना होगा, क्योंकि अब आपने कहा ना 130 क्रॉस करना है, 132 का रिकॉर्ड है, तो उस रिकॉर्ड के पास पहुंचना है, तोड़ना है, तो जनता को बताना होगा। इसलिए मैं जानना चाह रहा था, और आपसे अच्छा कौन बता पाएगा? वही मैं कह रहा हूं कि इस बार हमने सबने कलेक्टिव होके जो डिसीजन लिए हैं गुजरात की जनता की विकास के, उनके भले के बारे में, और हमारा इलेक्शन मैनिफेस्टो हमने जो डिक्लेयर किया है, और उसके पहले हमने हमारे जो 11 पॉइंट हमने रिलीज़ किए हैं, वो सब पूरे, अकेला हम विरोध करने के लिए नहीं कह रहे हैं कि चलिए महंगाई बहुत है इसलिए निकालो। हम महंगाई दूर करेंगे, इसलिए जनता को आशीर्वाद मांगते हैं कि हमारी सरकार बनाओ, आपकी महंगाई दूर करेंगे, आपकी बेरोजगारी दूर करेंगे, आपके किसान के, आपके युवा के, आपके आरोग्य के सभी मसलों को हम ध्यान पर लेंगे। एक हमारे वरिष्ठ सहयोगी हैं, जर्नलिस्ट हैं, वो आपसे कुछ सवाल पूछना है। सर प्लीज अपनी आवाज़। भरत भाई, मेरा सवाल आपसे है जी। आपने आम आदमी पार्टी का खंडन किया, उनकी जो बुराई थी सब बताई,
लेकिन आपने एक तबक्का पर ऐसा भी बोला था कि आम आदमी पार्टी का हम सहयोग लेना चाहेंगे, अगर वो देंगे तो लेंगे, तो वो क्या? और पूरी पार्टी ने आपसे पल्लू झाड़ना शुरू कर दिया कि भाई ये तो उनका पर्सनल व्यू है, उसका वो है। तो आपने किस मुद्दा पर ऐसा सोच के आपने ऐसा स्टेटमेंट किया था? आपने बहुत अच्छी बात की। ये कंट्रोवर्सी चलती रहनी चाहिए और आप ऐसे ही चली जानी चाहिए। उसका मुद्दा ये बताता हूँ। हमारी पॉलिटिकल अफेयर कमेटी की मीटिंग जो हमारी उदयपुर में चिंतन संकल्प शिविर हुई, उसमें पॉलिटिकल अफेयर कमेटी में ये तय हुआ कि लाइक माइंडेड पार्टी के साथ हम जुड़ सकते हैं। मेरी लाइक माइंडेड तो है नहीं। मेरी बात समझिए। तो आप ही का सवाल का जवाब देता हूं। तो इसलिए हमने सोचा कि लाइक माइंडेड पार्टी समझ के हमने सोचा कि आपको भी कंसीडर करेंगे। ये मेरा सुझाव था कि सपोर्ट दे तो लेंगे, पर पार्टी ने कहा कि हम न सपोर्ट देंगे न सपोर्ट लेंगे। ये बहुत क्लियर कट कर दिया। मतलब आप ये कह रहे हैं कि आप पहले जहर को चखते हैं कि उससे वो जहरीला है कि नहीं है, फिर आप तय करते हैं कि इसको कहाँ इस्तेमाल करना है। वो हमारी पार्टी ने नहीं चखा, शायद मैंने चख लिया, पर मैं बच गया। नहीं, पार्टी ने भी चखा सर, दिल्ली भूल गए आप। नहीं, पर मैंने, आप देखिए पॉलिटिकल बातों में कुछ चीज़ें ये होती है कि उसका परिणाम बाद में पता चला। अब मुझे जितनी समझ थी मैंने शायद अपने व्यू पे बात रखी, पर पार्टी ने अपना व्यू बड़ा स्पष्ट और क्लियर कर दिया। नहीं सर, मैं तो ये आपकी आखिरी लाइन से मैं अब इत्तेफाक रख रहा हूँ कि पॉलिटिकल जो सिनारियो होती है वो बिल्कुल डिफरेंट होती है। जैसे आप कहते हैं ना, पीडीपी बीजेपी के साथ आ गई, आप शिवसेना के साथ चले गए। हाँ, जो सावरकर को पूजते हैं आप सावरकर के ऊपर सवाल खड़ा करते हैं, साथ मिलकर सरकार चलाने की बात करते हैं। अभी भी गठबंधन है, भले सरकार ना हो। तो यही तो है सर, यही तो राजनीति है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बेबाकी से कहा, बातें रखी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा। और मुझे उम्मीद है कि कम से कम सर को यहाँ मंच से विदा करने से पहले एक बार आप लोग तालियों के साथ सर को विदाई तो दीजिए। फिर मत कहिएगा कि हमने कांग्रेस को बोलने का मौका नहीं दिया। ये शिकायत तो दूर करके भेज रहा हूँ आपको। क्या शिवांगी प्लीज। तो जोरदार तालियों के साथ भरत जी बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। और मैं गुजारिश करूंगी हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर अनुराग सिंह और इसी के साथ साथ जी 24 कलाक के एडिटर दीक्षित सोनी जी भी साथ आ जाएं यहाँ पर मोमेंटो देने के लिए।